फॉरेन करेंसी रिस्क हेजिंग में एक ऑप्शन एफआरए का हमने पढ़ा था, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, जिसमें सिंपली ये सेटअप था कि ओटीसी है, ओवर द काउंटर है, उसको आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। लिहाजा जब आपकी फॉरेन रिसीट या पेमेंट ड्यू है, आप बैंक को अपनी मर्जी की तारीख बताते हैं कि मुझे इस तारीख पे सेटलमेंट चाहिए। दूसरा, जितना अमाउंट आपको आना है या आपने देना है, आप वो अमाउंट भी उसको बता दें, वो एग्जैक्टली उसी अमाउंट को हेज कर लेगा। उसके अलावा नेगोशिएशन हो सकती है, थोड़ी बार्गेनिंग हो सकती है। तो लिहाजा अगर वो आपको एक रेट ऑफर कर रहा है और आप उसको कह रहे हैं 2 रुपये कम करो, 2 रुपये ज़्यादा करो, तो दैट इज़ नेगोशिएटेड ओवर द काउंटर। बाइंडिंग है, एक बार अगर आप एफआरए में एंटर हो गए तो आप निकल नहीं सकते। दैट इज़ कि अगर एट द डेट ऑफ सेटलमेंट आपको नुकसान हो रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपने बैंक को देना है, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो बैंक आपको देगा। लेकिन सेटल करना है, भाग नहीं सकते। उसी से मिलते जुलते आते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी बाइंडिंग है। लिहाजा अगर आपने इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर आप हो गए तो सेटलमेंट तो करनी है, फिर आपको लॉस हो या गेन होगा ये भी वही काम। ना आप बैंक को रुपए देंगे और वो आपको डॉलर्स देगा, ना आप बैंक को डॉलर्स देंगे और वो आपको रुपए देगा। यानी ओरिजिनल डिलीवरी नहीं होनी। एक नोशनल सेटलमेंट है, एक हाइपोथेटिक है, इमेजिनरी सेटलमेंट है। लिहाजा आपको अगर डर है कि कहीं रुपी स्ट्रेंथन ना हो जाए और मुझे नुकसान हो जाए, या रुपी वीकन ना हो जाए और मुझे नुकसान हो जाए, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकते हैं। लिहाजा फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स की तरह बाइंडिंग है। तो फर्क क्या है? फर्क पहला यह है कि दीज आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, यानी ये आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज या फ्यूचर्स एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं। लिहाजा ये ओटीसी नहीं है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, मार्केट से आप जाके ये फ्यूचर्स बाय भी कर सकते हैं, ये फ्यूचर सेल भी कर सकते हैं। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड है। कस्टमाइज्ड में मिसाल आपको कोई केक अच्छा लग गया और आपने मेहमानों को कंसिडर करते हुए कह दिया कि मुझे 3.5 पाउंड का केक बना दें, तो बोले यार 1.5 का क्या हिसाब है? आप बोले यार मेहमान इतने हैं, तो चलो ठीक है भाई बना देंगे। तो कस्टमाइज्ड है, आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं। ऐसा केस होता है फॉरवर्ड्स में। तो अगर आपको पेमेंट करनी है लेट्स से $72,370 की, $72,370 की, तो बैंक वाले देख के सरप्राइज नहीं होंगे कि ये कौन सा अमाउंट है। वो बोलेंगे ठीक है, आपको जितना अमाउंट चाहिए। दूसरा, डेट्स, आप अपनी मर्जी की डेट बताएंगे, अपनी मर्जी का महीना बताएंगे, साल के अंदर अंदर होना चाहिए, साल के पार नहीं जा सकता, लेकिन वो आपकी मर्जी से सेटलमेंट वो फिक्स कर देंगे। वेयर एज फ्यूचर्स में ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। दैट इज ये कस्टमाइज्ड नहीं है। एंड दिस कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड। क्या क्या चीजें फिक्स होंगी? पहला, सेटलमेंट डेट्स। भाई मिसाल आप कहते हो यार कैफ का सब्जेक्ट मेरी तैयारी जल्दी हो जाती है, मैं एक पेपर जुलाई में दे देता हूं, कैन यू दे सकते हो? अगर कैफ का एमएफए आपकी तैयारी हो गई है, आप कहते हो मैं जुलाई में दे देता हूं, आई के बोलेगा क्या हो गया भाई, अटेम्प्ट ही नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर पीआरसी होता तो आप दे सकते भाई हर महीने हो रहे हैं। अगर एसीसी का कोई एग्जाम है या पेयरसन व्यू कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं जिस तरह सिमा के हैं, तो उसमें विंडो ओपन होती है, आप अपनी मर्जी से डेट बताएं जब आपको देनी हो। या जब कोविड आया था तो कोविड में रिमोट एग्जामिनेशंस हो रहे थे, जिस बच्चे को जो दिन जो टाइम अच्छा लगता था, जो तारीख अच्छी लगती थी, वो बुक करवाता और उसी टाइम पे जाके एग्जाम देता घर बैठे बैठे। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। वेयर एज यहां पे या तो ये मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। अब ये पूरी दुनिया में यूनिवर्सल नहीं है, कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहां पे ये एंड ऑफ मंथ सेटल होते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मार्च, आई टॉक अबाउट एंड ऑफ मार्च, सेम विद एंड ऑफ जून, एंड ऑफ सितंबर। जबकि कुछ यूएस या यूरोपियन मार्केट के अंदर इनकी सेटलमेंट 3rd वीक होती है। तो 3rd वीक ऑफ
मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। अब अगर आपने जो पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में वो करनी है अगस्त में, तो हम बोलेंगे फिर कैसे होगा यार ये। या अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव होना है, कस्टमर की जानिब से आपको डॉलर्स आने हैं और वो पेमेंट आपको आनी है नवंबर में, तो आप बोलेंगे यार मैं कौन सा फ्यूचर लूं, लिहाजा आपको फिर एक महीना प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो आप दिसंबर फ्यूचर्स ले लेंगे। दैट मीन्स कि नवंबर और दिसंबर के बीच में जो फ्लक्चुएशन आएगी वो तो आपको तंग ही नहीं कर रही, उससे तो आपको खौफ ही नहीं है। आपको तो जून से लेकर नवंबर तक की फ्लक्चुएशन का खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, फिर आपको नवंबर और दिसंबर वाली भी हेज करनी पड़ जाएगी। तो ये सेटलमेंट डेट्स आपके मर्जी के मुताबिक नहीं की जाएंगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट की साइज होती है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको डॉलर्स आने हैं 72,370, तो ऑप्शन ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की एक साइज होगी, आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर आपको पेमेंट आनी है 4.5 लाख और एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज $1.25 है, तो हम क्या करेंगे, 4.5 लाख को डिवाइड करेंगे 1.25 लाख से, गालिबन जवाब आएगा 6। आप 6 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। वेरएस अगर ये अमाउंट 4,50,000 से 19-20 है, मिसाल 4,40 है या 4,60 है या 4,65 है, तो आप बिला वजह एक एक्स्ट्रा अमाउंट हेज कर रहे होंगे या एक एक्स्ट्रा अमाउंट को छोड़ रहे होंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर पेमेंट है 5 लाख, 5 लाख को अगर हम तकसीम करते हैं 1.25 लाख से, तो आंसर आता है 6 पॉइंट समथिंग, 4 ओके, तो आंसर आता है हमारा 4। अब अगर ये डिविजिबल है, एग्जैक्ट अमाउंट है, तो ठीक है, लेकिन अगर ये एग्जैक्ट अमाउंट को मैच नहीं कर रहा, राइट, मिसाल अगर 5 लाख की बजाय, अभी हमने बात की 1.25, 2.5 और 2.5, 4, अगर ये पेमेंट हो जाती है मिसाल 5.5 लाख, तो 5.5 लाख को जब हम 1.25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.4। तो ये पॉइंट वाला हिसाब नहीं चलेगा। अब या तो आप पूरे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करें या तो 4 करें। ऐसे में वो जो 50,000 का ऊपर वाला अमाउंट है या फिर ऊपर के 75,000 है, वो आपको बिला वजह हेज करने पड़ जाएंगे। बाइंडिंग एग्रीमेंट ये हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि इनका हेजिंग की कैसे जाती है। एक होती है इनको बुक करवाने की तारीख, कि मैं इस दिन पे इसको बुक करवाऊंगा। दूसरा होती है इसको क्लोज करने की तारीख। अब ओपनिंग का मकसद कि आप जिस दिन ये फ्यूचर बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, इसमें ये दोनों सिलसिले पहले हो सकते हैं। उसूलन आम रिवाजी दुनिया में कभी भी कोई चीज़ खरीदने से पहले बेची नहीं जा सकती, लेकिन डेरिवेटिव्स में ऐसा मुमकिन है। तो हम अगर आज फ्यूचर्स को सेल करें और सितंबर में जाके बाय करें, ऐसा हो सकता है। बहरहाल आज बाय करना या सेल करना, जो पहला इवेंट होगा उसको हम बोलेंगे ओपनिंग। बाद में जो बाय किया था उसको सेल कर देंगे, जो सेल किया था उसको बाद में बाय कर लेंगे। अगेन ये कहानी आम दिमाग को समझ में नहीं आ सकती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज़ बेच पहले रहा हूं और खरीद बाद में रहा हूं, लेकिन नोशनल चीज़ें, इमेजिनरी चीज़ें, हाइपोथेटिक चीज़ों में ऐसा मुमकिन है। तो डेरिवेटिव्स में ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप पहले सेल कर लें बाद में बाय कर लें। या फिर ये होती है सेटलमेंट। अगर वो डेट मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर से मैच कर रही है तो आप उसको क्लोज आउट नहीं करेंगे। क्लोज आउट करने का मकसद मार्केट में बेचना या मार्केट से खरीदना, एक्सचेंज। लेकिन अगर आपकी सेटलमेंट डेट जो रिसीट है फॉरेन करेंसी या जो फॉरेन करेंसी की पेमेंट है वो अगर मैच कर रही है मार्च, सितंबर, जून या दिसंबर से, तो आप उसको उसी जो राइटर है उससे जाके सेटल कर लेना। अब सेटलमेंट में क्या होगा, जिस रेट पे आपने फ्यूचर्स को बुक करवाया था, मिसाल बाय किया था, और जिस रेट पे आप उसको सेल कर रहे हैं, अगर बाय सस्ते में किया था और सेल महंगे पे करे, जो डिफरेंस होगा वो आपको दे देगा। और अगर आपने बाय महंगा किया था और अब रेट गिर गया है, सेल सस्ते में करे, तो जो डिफरेंस है वो आप उसको दे के जाएंगे। राइट। तो दो ऑप्शन है, या तो क्लोज आउट करना है या तो सेटल करना है। अब
इसमें यह समझना है कि पहले बाय करना है या पहले सेल करना है। तो उसके लिए यह समझ लेते हैं कि अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट है, यानी आपने डॉलर्स या यूरोस या पाउंड्स या दिनार्स या दरम्स बाय करने हैं और सप्लायर को भेजना है, तो आपने फॉरेन करेंसी क्या करनी है? पे करनी है। खौफ किस बात का है? कि रुपी डीवैल्यू ना हो जाए या अप्रिशिएट ना हो जाए? डीवैल्यू। क्योंकि हमने जब पेमेंट करनी है और अगर रुपी डीवैल्यू हो गया तो $1 जो 287 रुपये का आज के दिन पे है, अगर वो 290, 295, 300 या उससे ऊपर चला गया तो मुझे बहुत ज़्यादा लोकल करेंसी देके वो डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे। तो मे बी मैंने उस पर इतना प्रॉफिट ही नहीं कमाया था, या प्रॉफिट में नुकसान भी तो नुकसान है ना। लिहाजा यहां पे आपको खौफ है कि मेरी लोकल करेंसी डीवैल्यू ना हो जाए। वेयर एज अगर आपको रिसीट आनी है, डॉलर्स आने हैं, यूरोस आने हैं और रुपी डीवैल्यू हो जाता है तो आपके यहां चार चांद लग जाएंगे। हाँ, ढोल शरनैया बजेगी, क्योंकि डीवैल्यू हो गया तो जब आपने चीज बेची थी तब 285 का डॉलर था और जब डॉलर रिसीव हुए और 300 रुपए का हो गया तो आपको तो बहुत ज्यादा लोकल करेंसी मिल जाएगी, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रुपी स्ट्रेंथन हो गया, जैसा कि पाकिस्तानियों के लिए तसव्वुर करना तो मुश्किल है, लेकिन 2-3 बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि रुपी स्ट्रेंथन हो गया। अगर रुपी स्ट्रेंथन हो जाता है तो जब आपने चीज़ बेची थी तब 285 रुपये का डॉलर सोच के आपने प्राइस कोट की थी, लेकिन जब डॉलर आते हैं 3-4 महीने के बाद और डॉलर वापस 240 पे चला जाता है, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अशफाक तोला कि कल परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि ग्लोबल अथॉरिटीज़ या वर्ल्ड में यूएसडी का जो रेट है वो 244 या 250 रुपये कहा जा रहा है। लिहाजा जो 287 और 292 ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर चल रहा है ये आर्टिफिशियल है, इतनी इसकी हैसियत नहीं है, ये नीचे आएगा, आना चाहिए। और अगर डॉलर वाकई में नीचे आ जाता है तो मैंने जहां 285 रुपये के हिसाब से सपने सजाए हुए थे और जब मेरे हाथ में डॉलर आएंगे और 244 या 250 के हिसाब से बेचूंगा तो मेरा तो प्रॉफिट का काला मुंह हो जाएगा, राइट। तो हमें देखना है खौफ किस बात का है। अगर आपको रुपी डेप्रिशिएट होने का खतरा है, यानी 287 वाला चीज़ अगर 290, 95, 300 होने का खतरा है, रोक तो नहीं सकते। जो स्पॉट रेट बढ़ेगा वो तो अपने हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन आप अपने खतरे को हेज कर लें। यानी अगर आपको इस ट्रांजैक्शन पे रुपी डीवैल्यू होने से नुकसान होना तो आप एक ऐसी चीज खरीद लो जो कि इसके इनवर्स प्रोपोर्शन हो, कि अगर रुपी डीवैल्यू होने से यहां पे लॉस होगा तो वहां पे मुझे फिर फायदा हो जाएगा। ऐसे केस में आपने क्या करना है, पहले आप बाय कर लेंगे फ्यूचर्स और बाद में आप सेल कर लेंगे। मिसाल, अगर डॉलर 287 का चल रहा है, आज का रेट है 21 जून का 287 का, लेकिन फ्यूचर भी 287 का मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑयल फ्यूचर्स होते हैं, स्पॉट रेट में नहीं मिलते, और फ्यूचर्स को देख के ही बताया जाता है कि कमोडिटी या करेंसी महंगी होने वाली है या सस्ती होने वाली है। अगर फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं 290 के हिसाब से, अब आज कुछ कर तो नहीं सकते क्योंकि आज मेरे पास रुपए नहीं है कि मैं लगा के डॉलर्स खरीद कर बैठ जाऊं, और अगर होंगे भी तो मुफ्त के पैसे थोड़ी है, मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगी, तो मैं पैसे फंसा नहीं सकता। मुझे सप्लायर ने क्रेडिट पीरियड दिया है, मैं उसके मजे लूंगा। तो जब सप्लायर मुझे 3 महीने के बाद पैसे का कह रहा है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आज ही खरीद के उसको दे दूं। तो हम क्या करेंगे, अगर फ्यूचर्स को आज बाय कर लिया आपने 290 के हिसाब से, आपने फ्यूचर को बाय कर लिया, बोला ठीक है इसको रखो मैं आपसे बाय करूंगा 290 के हिसाब से, इससे क्या होगा, आपकी ओपनिंग हो गई। और 3 महीने के बाद अगर डॉलर बढ़ के वाकई में जो खतरा था वो सच निकला, 293 293 पे चला गया, 287 वाला 293 पे जाएगा तो 6 रुपये आपको पर डॉलर नुकसान हो जाएगा। अगर लाख डॉलर्स की भी पेमेंट है तो 6 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए गए, नुकसान हो गया आपको। ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे तो नुकसान है, लेकिन आपने सामने फ्यूचर 290 के हिसाब से बाय कर लिए थे, बुक करवा लिए थे।
अगर वो फ्यूचर भी, क्योंकि डॉलर बढ़ेगा तो फ्यूचर भी महंगा हो जाएगा, तो पहले आपने 290 के हिसाब से बाय कर लिया, और अगर मार्च के आखिर में, सितंबर के आखिर में या जून के आखिर में जब आपकी सेटलमेंट डेट है, वो भी बढ़ के जाके 295 पे पहुंच जाता है या 294 पे पहुंच जाता है या 293 पे पहुंच जाता है, अगर 295 पे है तो 290 की खरीदी हुई चीज़ अगर 295 में बेची जाए तो 5 रुपये फ़ायदा हो जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन पे 6 रुपये का लॉस हुआ और यहाँ पे 5 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ये होगा अगर हमने पेमेंट करनी है। और अगर आपने रिसीट करनी है, आपको अमाउंट आना है, यानी डॉलर्स आएंगे, मैं बेचूंगा, अब आपको खतरा रुपी डीवैल्यू होने का नहीं है, क्योंकि डीवैल्यूशन तो फ़ायदा होगा। जिस तरह मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के बच्चे या भाई दुआएं कर रहे होते हैं कि डॉलर 400 रुपये का हो जाए, क्योंकि जब वो डॉलर्स भेजेंगे, दरम्स भेजेंगे, पाउंड्स भेजेंगे और इनके बच्चे यहाँ पे कन्वर्ट करवाएंगे तो इनकी फैमिली तो अमीर हो जाएगी। ऐसे केस में जो एक्सपोर्टर है उसको पैसे आने हैं, डॉलर्स आने हैं, यूरोज आने हैं, और अगर रुपये डीवैल्यू हो जाता है तो शादमाने बजेंगे, खुश हो जाएंगे ये। जिस तरह गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से डॉलर को रोक के बैठी थी आर्टिफिशियली, लेकिन जैसे ही पीटीआई गवर्नमेंट आई तो आईएमएफ का प्रेशर था, उसने कहा कि डॉलर को आप फ्लोट करो, डॉलर का गला नहीं घोटो, उसको आज़ाद छोड़ो। तो उन्होंने आईएमएफ की शर्त को फॉलो करते हुए जब डॉलर को इजी ट्रेड किया तो डॉलर ठग करके 155 160 पे पहुंच गया। तो जब पूछा गया फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि भाई से इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहने लगे कि यार एक्सपोर्टर तो खुश हो गया ना। एक्सपोर्टर क्या कर रहा था, डॉलर बेच रहा नहीं था, उसके पास थे लेकिन वो रोक के बैठा था। जैसे ही 155 160 पे डॉलर गया था, उन्होंने डॉलर उठा के बेच दिए। तो एक्सपोर्टर को तो डिवैल्यूएशन से फायदा होता है। ऐसे केस में अगर हम रिसीट एक्सपेक्ट करें, यानी हम एक्सपोर्टर है, तो हमें डिवैल्यूएशन, अपनी लोकल करेंसी की डिवैल्यूएशन से खतरा नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं रुपये स्ट्रेंथन ना हो जाए, अप्रिशिएट ना हो जाए, 287 से ही वापस 260 पे ना आ जाए, तो जब मैं डॉलर्स को बेचूंगा तो मुझे बहुत कम पैसे मिलेंगे। ऐसे केस में हम ट्रांजैक्शन को उल्टा करेंगे। अगर आपको $1,00,000 आने हैं और आज का रेट 287 है, अगर आपके हाथ में होता तो आप फॉरेन मार्केट को कहते कि जानी रुक, मैं आता हूं, लेकिन आप मार्केट को रोक नहीं सकते, एक सेकंड के लिए नहीं रोक सकते। वैसे तो आप सोच के बैठे थे कि 288 रुपये के हिसाब से $1,00,000 बेचूंगा तो करीबन 2,87,00,000 मुझे मिलेंगे, लेकिन अगर किस्मत खराब, आपको डर है और डॉलर वाकई में 270 पे आ जाता है, तो कहां 2,87,00,000 और कहां 2,70,00,000, 17 लाख रुपए गरीब का नुकसान हो गया। ऐसे केस में अगर ये खौफ सच निकलता है तो आप एक ऐसा काम करो कि वहां से आपको फिर फायदा हो जाए, इनवर्स। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन हम कैसे करेंगे? आज हम फ्यूचर्स को सेल कर देंगे। मिसाल, अगर फ्यूचर्स का सेलिंग रेट चल रहा है 285, मैंने कहा क्या, पकड़, मैंने बेच दिया तुझे, तो बोलेगा किधर है, रख रख, मैं आके देता हूं, तो मुझे 285 देना। उसने कहा ठीक है, मैं भी बैठा हूं। 3 महीने के लिए हमने 285 पे कसम खा ली, डॉलर वाकई में 270 पे आ गया, तो 17 रुपए पर डॉलर मुझे नुकसान हो गया। लेकिन जब डॉलर नीचे आएगा तो उसका फ्यूचर भी तो नीचे आएगा। तो 285 वाला अगर लेट्स से फॉर वो भी 270 पे आ जाता है, तो मैंने पहले सेल कर दिया था कितने पे, 285 पे, और 270 पे आके मैं बाय कर लूंगा तो 15 रुपए का मुझे फायदा हो जाएगा। तो आपने यहां पे ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना है। कैसे करना है कि आपने पहले उसको सेल करना है और बाद में जाके बाय करना है। बेयर इन माइंड, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इस्लामिकली हम क्या कहते हैं कि भैंस के पेट में मौजूद बच्चे की का सौदा नहीं हो सकता, तो वो चीज़ जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो सकती। लेकिन वो बात सही है क्योंकि वो फिजिकल नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ फिजिकल होगी जब पैदा होगी, जबकि ये चीज़ अभी फिजिकल है ही नहीं और कभी भी फिजिकल नहीं होगी, राइट। तो इन दैट केस हमें क्या ऑप्शन होगा कि हम उसको पहले बेच सकते हैं और बाद में जाके खरीद सकते हैं। कुछ फ्यूचर्स आपको फिजिकल डिलीवरी का ऑप्शन भी देते हैं।
मसलन अगर आपको लगा कि कुछ न्यूज़ ऐसी आ गई या कोई न्यूज़ ऐसी पेंडिंग है जिसकी वजह से डॉलर 270 पे आ गया, आपको पूरा यकीन है कि ये वापस बाउंस बैक करेगा, तो या तो आप इस ट्रांजैक्शन का जो नुकसान है 17 रुपए का, ठीक है, वो बेयर कर लो, या फिर आप वाकई में 270 रुपए में डॉलर खरीद लो। ये इससे आपके पास फिजिकली लाख डॉलर्स आ जाएंगे, इनको आप होल्ड करो, लेकिन पूरे 2 करोड़ 70 लाख रुपए आपको देने पड़ जाएंगे। फिर अगर आपको लगता है ये बाउंस बैक करेगा, IMF की ट्रेंच आ जाएगी, या चाइना से कोई खबर आनी है, या हमारे बड़े बड़े सियासतदान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हुए हैं हज करने के लिए, सऊदी हुकाम से बातें चल रही हैं, UAE से भी बातें चल रही हैं, रशिया से भी बातें चल रही हैं, अगर हमें उम्मीद है कि हफ्ते 15 दिन के अंदर डॉलर करवट मारेगा, तो आप भले उसकी फिजिकल डिलीवरी ले लें। ऐसा ही सेम काम शेयर्स में भी होता है कि शेयर्स का एक होता है स्पॉट रेट, उसमें आपको ओरिजिनल शेयर्स बाय करने पड़ेंगे या सेल करने पड़ेंगे, एक होता है उसके फ्यूचर्स। तो आप जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, उसमें जाएं मार्केट समरी के अंदर, मार्केट समरी में आप लिखें, अभी महीना कौन सा चल रहा है, जून है ना, तो जून के भी चल रहे होंगे और सितंबर के भी फ्यूचर्स चल रहे होंगे, तो आप उसमें जून या सितंबर लिखेंगे तो आपके पास बास कंपनी के शेयर्स के फ्यूचर्स आ जाएंगे। उन फ्यूचर्स का बाइंग रेट भी होगा, सेलिंग रेट भी होगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई शेयर बढ़ने वाला है, तो आज आप उसके फ्यूचर्स बाय कर लें, सेटलमेंट डेट पे जाके उसको सेल कर देना, और अगर वाकई में बढ़ जाता है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है गिरने वाला है, तो आप आज उसको सेल कर दें, बाद में बाय कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। रिसेंटली इंडियन बिजनेस टाइकून अडानी के ऊपर बड़ा एक जाल बिछाया गया था। हिंडनबर्ग ने, जो कि कंपनी है, वो क्या करती है, किसी की सीक्रेट रिसर्च करती है, किसी भी कंपनी की सीक्रेट रिसर्च करती है। तो उस कंपनी ने क्या किया, उस अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीक्रेट रिसर्च की, और अडानी ग्रुप को इसका पता नहीं था। लिहाजा उनकी बैंक्स के साथ क्या मिली भगत है, मिनिस्टर्स के साथ क्या लेन देन है, और स्टॉक मार्केट में उन्होंने क्या मैनिपुलेशन की हुई है, वो सारी रिपोर्ट्स बना के रेडी रख दी। और ये सिर्फ अडानी के साथ नहीं किया, पास्ट में भी इसने बहुत सारी कंपनीज के साथ ऐसा किया है, सबूत के साथ, ठीक है। अब क्या करेगा, इसकी शॉर्ट सेलिंग करेगा। अब इसको लगता है कि जैसे ये रिपोर्ट मैं पब्लिक करूंगा ना, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। वैसे शेयर गिरने से तो नुकसान होता है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट सेलिंग कर लूं, शॉर्ट सेलिंग में क्या करूंगा कि अभी उसके शेयर्स में सेल कर दूंगा। है नहीं मेरे पास फ्यूचर्स, हमने उसके शेयर्स के फ्यूचर्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर रेट चल रहा था 450 रुपए का एक शेयर, हमने क्या कर दिया, 450 में उसको सेल कर दिया। और जैसे ही हमने रिपोर्ट को पब्लिक किया, और जैसे ही वो ट्रैप में आया, अथॉरिटीज भी जाग गई, कोर्ट्स भी जाग गई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI, वो भी जाग गया कि यार क्या ये खिचड़ी पक रही है। और जो रिचेस्ट पर्सन, जो थर्ड रिचेस्ट पर्सन था, वो 7th पे आ गया, उसकी वेल्थ इतनी गिर गई। जो दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स था, वो 7वें नंबर पे गिर गया। और कैसे गिरा, उसकी स्टॉक मार्केट की वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू बुरे तरीके से नीचे आ गई। एंड दिस इज व्हाट वाज प्रिडिक्टेड बाय हिंडनबर्ग। तो उसने बड़े रेट पे, मिसाल 450 पे वो शेयर बाय कर दिया था, इनफैक्ट सॉरी सेल कर दिया था, शॉर्ट सेलिंग कर दी थी। और जैसे ही वो शेयर वाकई में गिरा, मिसाल 200 पे आ गया, 150 पे आ गया, इसने क्या कर दिया, वहां जाके उसको बाय कर लिया। अब अगेन बात यह आती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन मैंने कहा कि फ्यूचर्स में ऐसा मुमकिन है कि एक चीज़ को पहले सेल कर सकते हैं और बाद में बाय कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है किसी भी सवाल को, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो स्टैंडर्ड होती है। मिसाल के तौर पे मैंने कही कि 62,500 यूरोज़ है या $125,000 है, ये इतना ही रहेगा। तो यू कैन बाय और सेल मल्टीपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने पहला फैसला ये करना है कि मैंने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय या सेल करने हैं। उसके लिए जितनी भी टोटल पेमेंट आपने करनी है फॉरेन करेंसी के अंदर,
या जितने भी पैसे आपको आने हैं फॉरेन करेंसी के अंदर, उसको आपने स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज से डिवाइड कर दिया। तो एग्जाम्पल ली थी हमने $5 लाख डिवाइडेड बाय $1.25 लाख, ये आगे 4 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिले, फुल नंबर मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। इस वजह से कहा जाता है कि फ्यूचर्स कभी भी परफेक्ट हेज नहीं करते, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी आपको चाहिए या बेचना है, ये एग्जैक्टली उसके बराबर बैठे ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा डॉलर्स और पाउंड्स आप छोड़ देंगे, उसके ऊपर आपकी हेजिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा, इसकी डेट अगर आपकी सेटलमेंट डेट से मैच नहीं करती, आपको अगर पेमेंट आनी है नवंबर के आखिर में, लेकिन आपने फ्यूचर बाय कर लिया दिसंबर के आखिर में, तो जो नवंबर दिसंबर वाला 1 महीने का वैल्यूएशन डिफरेंस है, वो आपके गले में फजूल में आएगा। तो आप क्लोज आउट कर सकते हैं, लेकिन क्लोज आउट करने से आपको 100% लॉस वर्सेस 100% गेन हो ऐसा जरूरी नहीं है, और 100% गेन वर्सेस 100% लॉस हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी ओरिजिनल ट्रांजेक्शन पे 17 रुपए गिरे और डेरिवेटिव पे 17 रुपए बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है, इसे कमोपेश हो सकता है। अच्छा, दूसरा, इसमें एक टर्म यूज किया जाता है टिक। ये समझना बहुत जरूरी है, टिक किसको कहते हैं। टिक का मकसद है मिनिमम फ्लक्चुएशन। एज एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम से कम कितना ऊपर या कितना नीचे आ सकती है, 1 पैसा कम से कम। मिसाल, अगर न्यूज आ जाए कि आज स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया, लेकिन रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम रही, सिर्फ 1 पैसे का इजाफा देखा गया, बताने जैसी बात होगी ना। अगर 1 पैसा भी चेंज ना हो तो बोलेंगे कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन मिनिमम चेंज कितना है, 1 पैसा। तो हम इसको कहते हैं मिनिमम प्राइस फ्लक्चुएशन, कि जितने से ये फॉरेन करेंसी मिनिमम चेंज हो सकती है, उसको हम कहते हैं टिक। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम से कम कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, तो उसके लिए क्या होता है कि 1% को कहा जाता है 100 बेसिस पॉइंट्स। जिस तरह 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, उस तरीके से 1% में 100 बीपीएस होते हैं, 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट शरह सूद को कम या ज्यादा करे, तो जो मिनिमम चेंज आ सकता है वो 0.01% का आ सकता है, जिसको क्या कहा जाएगा, तो ये 1 बीपीएस क्या कहलाएगा, क्लियर है, टिक। अच्छा, ये एक टिक है। नंबर ऑफ टिक्स, सॉरी, वैल्यू ऑफ टिक कैसे कैलकुलेट की जाएगी। मिसाल, एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज 62,500 यूरोज है, और यूरो के मुकाबले में रुपया कम से कम 1 पैसा ऊपर या 1 पैसा नीचे आ सकता है। तो वैल्यू ऑफ टिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर 62,500 यूरोज है, और मल्टीप्लाई करेंगे टिक साइज। टिक साइज कितना हो सकती है, 1 पैसा। यानी जब फ्यूचर में 1 टिक भी अप या डाउन जाएगा, तो आपको 625 रुपए का नुकसान या फायदा होगा। अब नुकसान या फायदा डिपेंड करता है कि अगर बाय किया है और सेल करना है, या सेल किया है और बाय करना है, अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि गेन है या लॉस है। लेकिन बहरहाल 625 रुपए 1 टिक पे गिरेंगे या बढ़ेंगे, इससे कम चेंज नहीं आ सकता। दूसरा, हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ टिक्स। नंबर ऑफ टिक्स कैसे निकाला जाएगा कि जितनी आपकी बाइंग प्राइस है और जितनी आपकी सेलिंग प्राइस है, या वाइस वर्सा इन केस ऑफ रिसीट। आपने अगर बाय किया 291 रुपए पे और क्लोज किया उसको 295 रुपए के हिसाब से, तो 295 माइनस 291 में 4 रुपए का आपको फायदा हुआ। तो 4 रुपए के डिफरेंस को हम डिवाइड करेंगे 1 पैसा से, 400, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ टिक्स। हर टिक पे 625 रुपए ऊपर या नीचे जाएंगे,
और आपको जो इस ड्यूरेशन में क्लोजिंग आउट पे टिक्स गिरी हैं या बढ़ी हैं वो 400 टिक्स हैं। ऐसे केस में हम ओवरऑल अगर कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस या गेन निकालना चाहें तो हर कॉन्ट्रैक्ट पे कितना बनेगा, नंबर ऑफ टिक्स लाइक 400 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ टिक 625। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे गेन होगा या लॉस होगा। अगेन गेन या लॉस डिपेंड करता है बाय कम पे किया सेल ज्यादा पे कर रहा हूं या सेल कम पे किया बाय ज्यादा पे कर रहा हूं, अकॉर्डिंगली गेन या लॉस होगा। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बाय किए, ये हमने पहले स्टेप में कर लिए थे, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे गेन या लॉस हो गया और ये टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे गेन या लॉस हो गया, राइट। छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कंपनी को 2,40,000 क्या करने हैं। चलो पहला ये तय कर लो कि पहले बाय करोगे या सेल करोगे। पे करने हैं। पे करने का रास्ता सीधा है, रिसीव करने का रास्ता उल्टा है, ठीक है। सो व्हेन यू आर वरीड अबाउट डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी तो रास्ता सीधा है, बट व्हेन यू आर वरीड अबाउट स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल करेंसी तो रास्ता उल्टा है। याद रखना है, अक्सर बच्चे या तो लॉजिकली समझ लो या तो मार्कअप मार्जिन की तरह कितनी भी लॉजिक्स करोगे सवाल सामने आएगा, उलझ ही जाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, कोई तरकीब ही याद कर लेते हैं। मुझे याद आता है कि मैं फर्स्ट ईयर में था। अच्छा, उस टाइम पे मैं याद करता था पुल और पुश में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। भाई दरवाजे पे लिखा हुआ पुल, ठीक है, तो हम परेशान होते थे। हालांकि दूर से देख लिया है कि लिखा हुआ पुल है, लेकिन जजमेंट होते 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 हम क्या करते, पुश कर देते उसको। जब धक्का देते तो ऊपर से दिखाता था कि लॉक है, और सब लोग देखते कि क्या करेगा, तोड़ेगा क्या। एंड वी लाइक यूज टू रिएक्ट लाइक कि अच्छा पुल है, सॉरी मैंने देखा नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, और मैं पुल कर लूंगा। इसी तरीके से पुश को हम पुल से कंफ्यूज कर लेते थे। तो इसको याद करने का ना मैंने तो क्या, बहुत सारे लोगों से बात होती थी, बोला हम भी बड़ी कोशिश करते लेकिन याद नहीं रहता। तो मुझे एक टीचर ने फर्स्ट ईयर में समझाया, बोला पुल खत्म होता है एल से, एल मतलब लव, और पुश खत्म होता है एच से, एच मतलब हेट। तो इफ यू लव समवन उसको अपनी तरफ खींचो, एंड यू हेट समवन तो उसको धक्का दो। अब पुल और पुश में मुझे उसका मीनिंग याद भले ना भी रहे, लेकिन इतना जरूर याद रहेगा कि दिस इज लव और दिस इज हेट। तो इसको अगर आप वैसे याद कर सको लॉजिकली तो ठीक है, नहीं तो भले रट लो कि अगर पेमेंट है तो बाय एंड सेल, पहले बाय होगा फिर सेल होगा, और अगर रिसीट है पहले सेल होगा फिर बाय होगा, ठीक है। ऐसा हम याद कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि मिसाल के तौर पे मुझे 2,40,000 क्या करने हैं, तो रास्ता सीधा है, पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, और ये मैंने पेमेंट करनी है 30 सितंबर को 2023। खौफ किस बात का है कि रुपी डी वैल्यू हो जाएगा, यानी महंगा हो जाएगा। आज रुपया चल रहा है 287 रुपए का, तो अगर ये 287 के बजाय 284 और 280 पे आने वाले खतरा है तो क्या करोगे, आप बोलोगे रहने दो, होने दो नीचे, ठीक है। लेकिन अगर लगता है कि भाई पाकिस्तान में एक चीज एक बार ऊपर चली गई ना फिर नीचे नहीं आती, और ये और ही ऊपर चली जाएगी, तो हम बोलेंगे यार फिर मारे जाएंगे। हम क्या करते हैं, इसको 287 पे बुक करवाने की कोशिश करते हैं। बढ़ेगा तो यहां पे लॉस हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा सीन बनाते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन का कि वहां हमें फायदा हो जाए। अच्छा, लेट्स से जो सितंबर फ्यूचर्स हैं वो आज मिल रहे हैं कितने के, 291 के। सवाल अगर कॉम्प्लिकेट होना हो तो आपको फ्यूचर्स की भी दो वैल्यू दी जा सकती हैं। जिस तरह डॉलर की दो वैल्यू होती है, एक बिड एंड एक ऑफर, एक बाइंग और एक सेलिंग, इसी तरीके से फ्यूचर्स की भी आपको दो वैल्यू दी जा सकती है, एक बाइंग और एक सेलिंग। आपने देखना है कि भाई मुझे अभी बाय करना है, आप उसी पे फोकस करोगे, ठीक है। लेकिन एमएफए के अंदर क्योंकि इनको बीएफडी लेवल का 10% भी नहीं रखा गया, तो जो एक्चुअली इनको बीएफडी लेवल पे पढ़ा जाता है वो बहुत हाई है। यहाँ बिल्कुल इंट्रोडक्शन दुआ सलाम करवाई है, बड़ा गहराई में नहीं रखा गया। अच्छा, ये मिल रहा है 291 का। एक फ्यूचर की जो साइज है वो $30,000 है, एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज $30,000 है। हमें गेन या लॉस निकालना है।
गेन या लॉस निकालना है, और अगर डॉलर 294 पे चला जाता है तो थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करते हैं कि हम फ्यूचर्स की बुकिंग करवाते हैं, हम बात करते हैं पेएबल्स की। तो आज आपका पेएबल कितना है डॉलर्स में? 2,40,000। और डॉलर कितने का है? डॉलर में कैंसिल हो जाएगा, रुपए आ जाएंगे। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 287 कितने रुपए बन रहे हैं? 68 मिलियन, 6 करोड़ 80 लाख। ओके, 880,000 000 6 करोड़ 88,80,000, ठीक है। अच्छा, जबकि सेटलमेंट के डेट पे 30 सितंबर पे यही $2,40,000 हमें कितने के मिलेंगे? रेट हो गया 294 का। $70 मिलियन मर गए, क्योंकि देने थे, सोचा था 6 करोड़ 88 लाख और दे रहे हैं 7 करोड़। डिफरेंस कितना है? ऐसा 1680 है, यानी 1 मिलियन है क्या सिर्फ? तो 16,80,000 का हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसके बरक्स अगर हम हेजिंग करवा लेते हैं तो हेजिंग में क्या होगा? वैसे सिंपल अगर बात करें तो हम आज बाय करेंगे कितने पे और सेल करेंगे कितने पे? 294। तो सस्ता खरीदा, महंगा बेचा, कितना डिफरेंस? ठीक है। और कितने डॉलर्स आपने फिक्स करवाए हैं? 240। 3 को मल्टीप्लाई करें, 7 लाख। यहां पे इतना आपको गेन हो जाएगा। लेकिन हम ये गेन शराफत से कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पहले कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पेमेंट करनी है 2,40,000 की, और एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज मैंने सवाल में कितना लिखा है? यानी 8 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको आज बाय करने हैं। टिक 1 पैसा। लेट्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टिक। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? $30,000 का। और 1 पैसा भी ऊपर या नीचे हुआ 300, यानी जो वैल्यू ऑफ टिक है वो 300 रुपए है। यानी डॉलर के मुकाबले में रुपया अगर 1 पैसा भी ऊपर होता है या नीचे होता है तो 300 रुपए का फायदा या नुकसान हो जाएगा। उसके अलावा हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ टिक्स। नंबर ऑफ टिक्स कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस। हमने ओपन कितने पे किया था? 291 पे। और सेल कितने पे किया है तो गेन 3 रुपए का। और एक टिक साइज कितना है? 1 पैसा। 300 टिक्स। तो यानी 300 टिक्स
का फायदा हुआ है। अब अगर हम टोटल वैल्यू निकालना चाहें गेन या लॉस, तो नंबर ऑफ टिक्स हैं 300 और एक टिक पे फायदा है 300, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने कितने बुक करवाए हैं? 8, 7 लाख। ठीक है। दो आपको वहां पे जो नुकसान हुआ है वो 16,80,000 का है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये परफेक्ट हेज बना ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो बेयर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ भी ना होने से कुछ होना बेहतर है। सो दिस इज़ हाउ फ्यूचर्स वर्क। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किया है, क्वेश्चन BFD लेवल का है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि इस तरीके का सवाल हमारे पास आ सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स डेटा हम यूज़ करके अपनी मर्जी के हद तक इसको कर सकते हैं। सेज जेलम मोटर्स लिमिटेड इज लीडिंग कार असेंबलर इन द प्राइवेट सेक्टर. It imports majority of its automobile components used in the assembling from China. On 1st June 2017, JLM Motors Limited has placed an order of 600 engines to a Chinese supplier at a cost of $2,500 per engine. The delivery schedule is as of the order is as follows. 150 इंजन अगस्त में मिलेंगे, 200 इंजन सितंबर में मिलेंगे और 250 इंजन अक्टूबर में मिलेंगे. द पेमेंट विल बी मेड एट द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिलीवरी इज मेड. तो अगस्त में जो इंजन आपको मिलेंगे वो आपने अगस्त के एंड में ही पे करना है. देखा जाए तो एक मंथ का क्रेडिट पीरियड इफेक्टिवली आपके पास है. ठीक है, अगस्त का अगस्त के एंड में और सितंबर का सितंबर के एंड में. द मैनेजमेंट ऑफ जेलम मोटर लिमिटेड इज कंसर्न अबाउट द एक्सपेक्टेड डिवैल्यूएशन ऑफ पाक रुपी. उसको खौफ है कि रुपी डिवैल्यू ना हो जाए, क्योंकि हमने पेमेंट करनी है और हम चाहेंगे कि रुपया स्टेबल रहे. अगर डिवैल्यू हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा लोकल करेंसी देके डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे. तो अगर फ्यूचर्स की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, बाय नाउ सेल लेटर. Therefore, considering to hedge above transaction by using either money market hedge or currency futures option. Following information has been gathered in this regard. The current spot exchange rate is 104 रुपये 50 पैसे पर डॉलर. ये रेट देख के हम क्या अंदाजा लगाएं, डॉलर और रुपए में से स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है? डॉलर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि क्वांटिटी में कम है और रुपये वीक है क्योंकि क्वांटिटी में ज्यादा है. तो एक्सचेंज रेट के अंदर जो भी करेंसी की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो कमजोर मानी जाएगी. डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट अवेलेबल टू JML इन द मनी मार्केट आर एज फॉलोज. डॉलर्स में डिपॉजिट करने के 4%, बोरो करने के 4.25%, रुपीज में डिपॉजिट करने के 7.5% और बोरो करने के 7.8%. वैसे हम आज खड़े हैं जून में, जून, जुलाई, अगस्त. तो जो अगस्त की पेमेंट है उसके लिए हमें 3 मंथ काइबोर यूज़ करना चाहिए. सितंबर की पेमेंट के लिए हमें 4 मंथ काइबोर यूज़ करना चाहिए और अक्टूबर की पेमेंट के लिए हमें 5 मंथ काइबोर यूज़ करना चाहिए. लेकिन सवाल ने आसानी करने के लिए हमें यूँ 12 रेट्स नहीं दिए, 4, 4, 4 उसने आसानी कर दी, तो हम उसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे टाइम को. वैसे अगर 3 मंथ काइबोर लिखा जाएगा तो रेट लिखा पर एनम जाएगा, लेकिन होगा 3 महीने के लिए अप्लीकेबल. राइट? अच्छा, नोट नंबर 3, करेंसी फ्यूचर्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ $1,25,000. जैसा कि हमने बात की कि फ्यूचर्स में यही मसला होता है कि उसकी जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा स्टैंडर्ड होती है, वो $1,25,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है. ऑन 1st June 2017 प्राइसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एज फॉलोज. यानी आज अगर आप अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करें तो 105 रुपये 11 पैसे का मिल रहा है. आज जून में अगर सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट बाय करें तो 105 रुपये 41 पैसे का, और आज अगर आप अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट बाय करें तो 105 रुपये 70 पैसे का. द कॉन्ट्रैक्ट्स कैन मैच्योर एट द एंड ऑफ द अबव मंथ्स ओनली. अच्छा, इस सवाल ने हमें आसानी कर दी. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इसकी जो सेटलमेंट डेट्स होती हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, और ऐसा ही है, अभी भी मर्जी के मुताबिक नहीं है. इत्तेफाक है, ये जो उसने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं ये हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी एक साल में 12 बार मैच्योर होते हैं. वैसे हमने पढ़ा था कि एक साल में 4 बार होते हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं चलते तो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं. लेकिन इसको आप महीने के बीच में कभी भी मैच्योर नहीं करवा सकते. तो क्लोज आउट अगर आपको करना पड़ा
तो आप महीने के बीच में करोगे, क्लोज आउट करना पड़ा। अगर सेटल करना है तो आप महीने के आखिर में ही कर सकोगे। अच्छा, आगे इसने लिखा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड स्पॉट प्राइस वुड डिक्लाइन बाय 30%। लेकिन वो हमने देखा कि बीएफटी के लिए बहुत थोड़ा टफ लेवल पे चला जाएगा, तो हमने खुद कैलकुलेट करके रख दिया कि क्लोज रेट ये होंगे। ओके हो गया। अच्छा, एडवाइस, विच ऑफ द टू हेजिंग ऑप्शंस वुड बी मोर फिजिबल फॉर झेलम मोटर लिमिटेड इफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स एट द एंड ऑफ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर आर 106 रुपये 50 पैसे, 105 रुपये एंड 106 रुपये 20 पैसे, राइट। अच्छा, अब हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको पेमेंट कितनी करनी है। अगस्त में कितने इंजन्स खरीद रहे हैं हम, और एक इंजन कितने का है, तो कितने डॉलर्स की पेमेंट चाहिए, 375। सितंबर 200 इंजन्स, कितने हो गए, और अक्टूबर में कितने इंजन्स डिलीवर होंगे, अगर देखें तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे हमें कितना गेन या कितना लॉस है। ठीक है, डायरेक्टली अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो अगस्त में अगर हम कोई हेजिंग नहीं करवाते तो अगस्त में स्पॉट रेट क्या होगा, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था बॉटम में, यानी $1 हमें मिलेगा 106 रुपये 50 पैसे का। वो डॉलर जो आज है 104 रुपये 50 या 50 पैसे का, तो यानी 2 रुपये से इन 2 महीने के अंदर, जून जुलाई अगस्त 3 महीने के अंदर रुपये डिवैल्यू हो जाएगा और 2 रुपये हमारे गले में आ जाएंगे। कितना खर्चा एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे हमें 7.5 लाख रुपए का लॉस होगा। इसी तरीके से सितंबर में डॉलर का रेट क्या है, 10 पॉइंट, और इसमें भी 50 पैसे का लॉस होगा, 2.5 लाख रुपए। सितंबर में डॉलर का रेट क्या होगा, और आज है 104 रुपये 50 पैसे का, करीबन 1.7 बढ़ जाएगा। 1.7 मल्टीप्लाई बाय 6 25, $10 लाख। ये हो जाएंगे हमारे लॉस ऑन सेटलमेंट। बहरहाल इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट को हम चाहें रोकना तो रोक नहीं सकते, तो हम अपना कुछ जुगाड़ निकालते हैं। 2 जुगाड़ हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है मनी मार्केट का। अगर हम मनी मार्केट की तरफ चलें तो क्योंकि ये फ्यूचर पेमेंट है, आज आप फॉरेन करेंसी में इतने डॉलर्स डिपॉजिट कर लो कि वो 3 महीने 4 महीने और 5 महीने के बाद उतने ही डॉलर्स बने जितने की आपको पेमेंट करनी है। लेकिन वो डॉलर्स आप लाएंगे कहां से, आप लोकल मनी मार्केट से इतनी लोकल करेंसी बोरो करेंगे जिसके कि उतने डॉलर्स हम खरीदेंगे। तरीका याद है, चले हम बनाते हैं मनी मार्केट हेज।
अगस्त की जो पेमेंट है वो है $3,75,000। हमें यूएसडी में इतने अमाउंट डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। अगस्त की पेमेंट है 375। डॉलर का डिपॉजिट रेट क्या चल रहा है? 4%। पूरे साल का 3 महीने का कितना होगा? 1%। तो आज हम फॉरेन मनी मार्केट के अंदर कितने डॉलर्स रखवाएं कि अगस्त के आखिर में हमें 375 ही मिले? $371,287 आज अगर हम मनी मार्केट में डिपॉजिट करते हैं तो आज से 3 महीने के बाद ये हमें $375 मिलेंगे। ये उठा के हम सप्लायर को बोलेंगे रख। सितंबर पेमेंट करनी है 5 लाख। डिपॉजिट रेट तो वही 4% है, लेकिन इसको डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, क्या आंसर आ रहा है? 1.33। वहां फुल रखिएगा, मैं यहां पे 2 डिजिट्स रख रहा हूं जी। ठीक हो गया। और अक्टूबर के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए 625। रेट वही 4% है, लेकिन 5 महीने का कितना बनेगा? 1.67। प्रेजेंट वैल्यू 6,07,000। फेयर। तो आपने बड़ा आसानी से मुझे कह दिया कि इतने इतने डॉलर्स आज रखवा लें, लेकिन रखवा लें मतलब क्या? मेरे पास पड़े हैं क्या पैसे? तो हम क्या करेंगे, लोकल मनी मार्केट से रुपी बोरो करेंगे। आज का रेट इसने एक ही दिया है, $104.50। अगर 2 रेट्स देता, एक बाइंग एक सेलिंग, तो हम महंगा वाला रेट लेते हैं। और ये बाइंग और सेलिंग का पर्सपेक्टिव एक्सचेंज का है, हमारा नहीं है। तो बाइंग का रेट मतलब जितने पे वो हमसे बाय करेगा, और सेलिंग का मकसद जितने में वो हमें सेल करेगा। और ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी बिजनेस बाय हमेशा सस्ते में करेगा, सेल हमेशा महंगे में करेगा। तो हम उससे डॉलर्स बाय करने जाते, यानी वो हमें सेल करता तो महंगा रेट लगाता। बहरहाल इसमें एक ही रेट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे $104.50 से। क्या अमाउंट बन रहा है? 104.50 है ना? एक, हाँ सही है। हाँ बताए। 38 नहीं है, $104.50। 38,799,000 यही है ना? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सितंबर में पेमेंट है 4,93,437। रेट है आज का $104.50। 51,564,166। तीसरा पेमेंट 614,734 मल्टीप्लाई बाय $104.50। 6,42,39,703। दैट मीन्स कि ये अमाउंट आपको आज बोरो करना पड़ेगा, और बोरो करके आपने डॉलर्स खरीद के डॉलर्स में डिपॉजिट कर देना है। दैट मीन्स कि आपने फिर रीपेमेंट कितनी करनी है?
रुपी का बोरोइंग रेट क्या है? 7.25, 7.25, 7.8, 7.75। अगर आज मैं 3,87,00,000 कर्जा लेके डॉलर्स खरीद लेता हूं, तो डॉलर्स का तो फायदा ये होगा कि आपने उसको फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करा है, जैसे ही वहां से मैच्योर होंगे आप सप्लायर को वहीं के वहीं ये 3,75,000 डॉलर्स भेज देंगे। लेकिन हमारे ऊपर कर्जा है, 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? अगर 0.8% है पूरे साल का, तो ऐसा 1.9 नहीं, आप लिखेंगे ना 7.75 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 1.9375। ठीक है, तो रीपेमेंट कितनी होगी? हम्म 39,551,232। जहां देने थे डॉलर्स वहां दे रहे होंगे रुपए। अच्छा, उसके बाद अगर 775 को मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो ये बनता है 2.325। 7.75 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, हाँ सॉरी नॉट 5, 2.58। और ये है 51,564,166। तो अमाउंट आ गया 52,896,240। इजी। अच्छा, और अगर 7.75 को 5 महीने का निकालते हैं 3.229, तो ये आ रहा है 64,239,703, 66,314,110। ये पेमेंट्स आ गई अगर हम मनी मार्केट हेज की तरफ जाते हैं तो। अच्छा, वहाँ से हम देख सकते हैं कि लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो तो होंगे ही होंगे, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ आप मनी मार्केट में एक फिक्स अमाउंट में इसको कन्वर्ट करके गेन कर सकते हैं। खैर, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, फ्यूचर्स। दूसरा ऑप्शन इसने ये दिया कि हम फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग करना चाह रहे हैं। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग करेंगे तो हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगस्त की पेमेंट है 375, और 1.25 की है ना, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। सितंबर की पेमेंट है 5 लाख, स्टैंडर्ड साइज 1.25 लाख, फोर कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। और अक्टूबर की पेमेंट 6 लाख, 625 सॉरी, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। मुनासिब।
अच्छा, उसके अलावा हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ अ टिक। एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज है 1.25 लाख, और मिनिमम जो चेंज आएगा वो 1 पैसे का होगा, 1250। per tick. Now let's calculate the number of ticks. नंबर ऑफ टिक्स अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मिसाल यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने अगर इसको बाय किया 105 रुपये 11 पैसे पे, सेल करेंगे 106 रुपये 71 पैसे पे, तो फायदा हो जाएगा ना। डिफरेंस कितना है? राइट, 106 रुपये 71 पैसे माइनस 105 रुपये 11 पैसे डिवाइडेड बाय टिक साइज 1 पैसा, 160 या 160 टिक्स। सितंबर राइट 105.22 एंड 105.41। इसको आगे पीछे रखने से कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ लॉजिक चलनी चाहिए कि गेन है या लॉस है। और टिक साइज 0.01, 90 टिक्स, 19 सिर्फ। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, यहां आ गया 106 रुपये 40 पैसे और 105 रुपये 70 पैसे, कितना? 70। ठीक है, ये आ गई हमारी टिक्स। इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ टिक्स से। तो यह आ जाएगा गेन पर कॉन्ट्रैक्ट। देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट से। इसमें कॉन्ट्रैक्ट हैं 3, 4 और 5। जी कितना? पूरा 6 लाख का यहां फायदा है, 95,000 इसका फायदा हो गया, 37। ये हो जाएंगे हमारे गेन्स। अब हम ओवरऑल पेमेंट अगर कैलकुलेट करें तो अगस्त के अंदर, वैसे यहां एक चीज कंपेयर कर सकते हैं कि लॉस हुआ है 7.5 लाख का और फायदा हुआ है 6 लाख का। लॉस हुआ है 2.5 लाख का, 95,000 का फायदा, 10,62,500 का लॉस, 4,37,500 का गेन। तो 100% नहीं है, ठीक है, बहुत कम है लेकिन कवर कर रहा है। अच्छा, अब अगस्त में स्पॉट के हिसाब से हम पेमेंट कितनी करेंगे? 375,000 मल्टीप्लाई बाय अगस्त का रेट है 106 रुपये 50 पैसे। ये पेमेंट में से माइनस कर देंगे हम 6 लाख रुपए का गेन, जो कि हमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट में रिफंड होगा। ये बात आई समझ में? तो कितनी पेमेंट हमें नेट करनी पड़ेगी? 39 मिलियन। ओके, इसको हम कंपेयर करते हैं मनी मार्केट से कि मनी मार्केट में हमें पेमेंट करनी पड़ रही है 3,95,51,000 और यहां हमें पेमेंट करनी पड़ रही है 3,93,00,000। फायदा है कि हम फ्यूचर्स की तरफ आए।
दूसरा हम सितंबर चेक कर लेते हैं। पेमेंट है 5 लाख की, स्पॉट 105 रुपये 22 पैसे, अच्छा सॉरी 22 वो था, 105 पूरे, हाँ सही है। और इस पे हमें माइनस करेंगे जो गेन होगा फ्यूचर से 95,000 का, 52 मिलियन 000। मनी मार्केट से ये अमाउंट है 52,896,000 की पेमेंट, वहां है 405, तो बेहतर है कि हम फ्यूचर्स की तरफ जाएं। लास्टली अक्टूबर, पेमेंट है 625, रेट है 106.2, 106.2 राइट, और माइनस करेंगे 437,500, 65 मिलियन, और यहाँ है 66 मिलियन राइट। तो एडवाइस करने को बोला है सवाल में इसने। सो लेट्स से हम बता देते हैं कि फॉर ऑल 3 पेमेंट्स future contracts are more financially beneficial ठीक हो गया, कन्फ्यूजन नहीं है कोई भी। बस ये सवाल हमारे लेवल से बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो हमारे लिए इजी हो जाएगा।